जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 12th का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्रांति बैच है। इस बैच में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, यानी ये 4 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ और साथ ही साथ हिंदी। ये बैच जो होगा हिंदी माध्यम में होगा और इसमें जो सब टाइटल होंगे यानी कि जो मेन हेडिंग होंगे उनको इंग्लिश में लिखा जाएगा। ये जो क्रांति बैच है क्लास 10th के लिए भी स्टार्ट होगा, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। नाम सेम रहेगा, क्रांति बैच। तो आज हम लोग अभी क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 1 को देखने वाले हैं जिसका नाम है बातचीत। मैंने शुरू किया है 3 क्लास चैप्टर क्लास हिंदी के लिए। मैंने एक चैप्टर में 3 वीडियो बनाने वाला हूं। पहला वीडियो जो होगा वो चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन होगा, दूसरा जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव होगा और तीसरा जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और साथ ही साथ जो वीवीआई प्रश्न है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उन सबको डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर है बातचीत, उसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है हम लोग वो देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदले, इरादे नहीं। यानी जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीका बदलिए, इरादा नहीं। इरादा पक्का रखिए और उसी के साथ आप आगे बढ़िए। और मैं भी इसी के साथ अब चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 जो बातचीत है उसका फुल एक्सप्लेनेशन। बातचीत क्या है इन सब चीजों को समझेंगे। चलिए, बातचीत जो है, बातचीत के जो लेखक है, तो पहला जो हम लोग चैप्टर देख रहे हैं बातचीत है। और अभी हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। तो बातचीत पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914। और यहां से प्रश्न बार बार आते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। और आपको बता दें ये जो चैप्टर बातचीत है, बातचीत ये निबंध है। कई बार इसको लोग ललित निबंध भी बोल देते हैं, ललित निबंध। ओके, तो ऑप्शन में आपको निबंध दे या ललित निबंध दे, आप उसको टिक करिएगा। तो बातचीत पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है और इनका जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ है। याद करने का एक ट्रिक है, बाल की चाल जून से जुलाई तक। बाद में हम पूरे चैप्टर के जो डेट है, लेखक के जन्म मृत्यु और चैप्टर के जो लेखक है उनको याद करने का ट्रिक भी आपको बता देंगे। लेकिन यहां पर हम आपको बता दे रहे हैं बातचीत के लिए बाल की चाल जून से जुलाई तक, यानी बालकृष्ण भट्ट है, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म 23 जून 1844 को और मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ। ठीक है, और इनके जो माता जी हैं, और माता जी का नाम है पार्वती। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या है, तो माता जी का नाम जो है वो पार्वती देवी है। और पिताजी कौन है भाई? तो पिताजी का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है। तो बालकृष्ण भट्ट के जो माता जी हैं वो पार्वती देवी हैं और पिताजी जो हैं वो बेनी प्रसाद भट्ट हैं और इनका निवास स्थान इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं चलिए रचनाएं। बालकृष्ण भट्ट की
जो आपके चैप्टर में महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिससे प्रश्न आता है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं में पहले हम लोग देखते हैं कि उपन्यास। तो बाल कृष्ण भट्ट जी ने जो उपन्यास लिखा था, तो पहला उपन्यास जो है वो क्या है? रहस्य कथा, न्यूटन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त मैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इसमें मैं आपको बता दूं, कई बार प्रश्न में जो है न्यूटन ब्रह्मचारी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है, रहस्य कथा भी आता है, साथ ही साथ 100 अजान 1 सुजान भी आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो नाटक जो है, नाटक में पद्मावती, किरार तर्जुनीय, बेनी संहार और शिशुपाल वध, नल दमयंती, और इसी को हम लोग बोलते हैं दमयंती स्वयंवर। तो दमयंती स्वयंवर के जो लेखक हैं वो कौन है भाई? तो बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट। तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अब आपको बता दें कि और भी बहुत सारी रचनाएं, जैसे शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, ये भी याद रखिएगा। तो मेघनाथ वध जो है वो किसने लिखा? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। और ये क्या है भाई? तो ये जो है नाटक है। ठीक है, कटर सून की एक नकल, वरहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ये भी जो है इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतवर्ष और कली, दो दूरंदेशी, एक रोगी एक बैत, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ये सब नाटक हैं। किनके द्वारा लिखा गया है? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नाटक है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रहसन। तो इन्होंने कुछ प्रहसन लिखा, और प्रहसन में इंपॉर्टेंट है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी की विष, आचार विडंबना, ठीक है, और इत्यादि जो है इनके प्रहसन है। तो महत्वपूर्ण क्या है? तो जैसा काम वैसा परिणाम। मैं आपको बता दूं, जितना भी एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उन सबको अगर आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, इतना में काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही सब आपको समझाया जा रहा है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ नोट, देखिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट ने अपने जीवन काल में लगभग 1000 निबंध लिखे, जिनमें जो है 100 से ऊपर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी इन्होंने 1000 जो निबंध लिखा उसको भट्ट निबंध माला के 2 खंडों में, यानी कि 1000 निबंध को उन्होंने प्रकाशित किया। और किस नाम से प्रकाशित किया? तो भट्ट निबंध माला। और कितने खंड में है? 2 खंड में, भाग 1 और भाग 2। देखिए, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के, यहां से भी बहुत बार प्रश्न आता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं? तो आधुनिक काल के। और यहीं पर किस युग का कहेगा तो आप बोल दीजिएगा भारतेंदु युग के। तो किस काल के? तो आधुनिक काल के। किस युग के? तो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक है। यह तेजस्वी लेखन के द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आया लेकिन इन्होंने साहित्य का दामन नहीं छोड़ा और अपना जो साहित्य में योगदान देना था योगदान देते रहे। तो आपने देखा कि किस काल के हैं बालकृष्ण भट्ट जी? तो आधुनिक काल के। और किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग के। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखा, जिसमें 100 से ऊपर जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण है। देखिएगा, जो भी चीजें आपको बता रहे हैं उन सबको याद कर लीजिएगा, और यही सब प्रश्न में आता है। और मैंने शुरू में ही बोला था ये चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन है। तो विषय वस्तु, तो जो हमारा विषय वस्तु है वो क्या है? तो चैप्टर का जो नाम है वो बातचीत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लेखक के बारे में बताया था। तो बातचीत के लेखक जो है वो कौन है? तो लेखक अभी हमने देखा कि बातचीत के लेखक कौन है भाई? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है,
रचना किस प्रकार का है, तो शुरू में मैंने बताया ललित निबंध, कई बार लोग निबंध भी बोल देते हैं, और ऑप्शन में रहता है कि बातचीत क्या है, रचना किस प्रकार की रचना है, तो आप निबंध बोल सकते हैं, ललित निबंध बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए जुड़े हैं तो इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, हम लोग इस पर बेहतरीन तरीका से आसान भाषा में, ये बैच आज ही से स्टार्ट हुआ है। कोई भी चीज आपको सजेशन भी देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस पाठ में लेखक वाक शैली यानी कि बातचीत की शैली पर क्या डाला है जी, प्रकाश डाला है। यानी हम लोगों ने देखा कि जो बातचीत है, जिसके लेखक बाल कृष्ण भट्ट हैं, तो बातचीत जो पाठ है इसमें क्या बात की है बाल कृष्ण भट्ट जी ने, यानी कि लेखक ने, तो ये वाक शक्ति यानी बातचीत की शैली पर प्रकाश डाला है। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर पता चला कि बातचीत में किसके बारे में बात हुई है, तो बातचीत में लेखक ने वाक शैली यानी बातचीत की शैली पर प्रकाश डाला है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो चैप्टर है इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, जिस पर ज्यादा जोर दे करके बाल कृष्ण भट्ट जी लिखते हैं, इन सब चीजों को देखते हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है उसको मैंने क्या किया है, नोट के रूप में लिखा है, और साथ ही साथ मैंने इसको स्टार भी लगा दिया है। तो देखिएगा, जो वाक शक्ति है, बोलने की जो शक्ति है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अनमोल शक्तियों में से एक शक्ति है। तो वाक शक्ति जो है ईश्वर द्वारा प्रदान की गई शक्तियों में से एक है, यह मनुष्य के लिए वरदान है। अगर हम ये शक्ति नहीं होती तो हम अपनी बातों को, अपने भावनाओं को दूसरे से व्यक्त नहीं कर पाते, लुंज पुंज अवस्था में कहीं ना कहीं बैठा दिए गए होते, अपने भावना को, दूसरे की भावना को समझ नहीं पाते। एक व्यक्ति थे रॉबिन्सन क्रूसो, ने बहुत वर्षों तक किसी मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था, और 16 वर्षों के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। तो कितने वर्षों के बाद फ्राइडे ने रॉबिन्सन क्रूसो ने बात सुनी थी, और किसके मुख से सुना था, तो फ्राइडे के मुख से। तो यही एक व्यक्ति थे, वर्षों तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा, कुत्ते बिल्ली जानवरों के साथ रहे, और 16 वर्षों के बाद उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। अब देखिए, हम लोग कभी किसी से कोई द्वेष हो जाए, कोई भावना बिगड़ जाती है, तो अगर हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो जो भी द्वेष रहता है, कमी रहता है, तो दूर हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। तो अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप उससे बात करिए, और बात करेंगे तो जो भी आपके अंदर कमी है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो एक दूसरे से बात करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बातचीत की जो बातें हैं, तो उन्होंने कहा है बाल कृष्ण भट्ट जी ने कि 3 आदमी के बीच बातचीत जो है अंगूठी में नग के समान है, नग जैसी होती है। तो उन्होंने 3 व्यक्तियों की बात की तुलना किससे की है, तो अंगूठी में नग के समान की है। ठीक है, 4 आदमी के बीच बातचीत, ठीक है, 4 आदमी के बीच बातचीत को केवल फॉर्मेलिटी, यानी कि अगर 4 आदमी बात कर रहे हैं तो उसको उन्होंने किससे बात की है भाई, तो फॉर्मेलिटी से, और क्या होती है, संजीदगी होती है। 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को केवल राम रिमूवल कहा जाता है। तो लेखक बाल कृष्ण भट्ट ने 3 व्यक्तियों के बीच बातचीत को किससे तुलना की है, तो अंगूठे में नग के समान। 4 लोगों की बातचीत को उन्होंने फॉर्मेलिटी कहा है, संजीदगी कहा है, और 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को क्या कहा है, तो राम रिमूवल कहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, देख पा रहे हैं कि दो बुढ़ों के बीच बातचीत में जो होती है जमाने की शिकायत होती है। जब 2 बूढ़े बात करेंगे तो कहते हैं कि हम लोग का एक जमाना था, हम लोग ऐसे थे, वैसे थे, आज का जमाना है, कहां से क्या चल गया। यानी कि 2 बूढ़े जब बात करते हैं तो हमेशा उनके बातों में जमाने की शिकायत होती है। ठीक है, और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं
तो किसी लेखक के बारे में, जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर की बात होती है। यानी पढ़े लिखे जो बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों की जो मंडली होती है, उसमें पढ़े लिखों की ही चर्चा होती है, लेखकों की चर्चा होती है, कोई बात की चर्चा होती है, ठीक है। और अनपढ़ लोगों के बीच, अशिक्षित लोगों के बीच जो बात होती है उसको बदकही कहते हैं। और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो किसी न किसी लेखक जैसे शेक्सपियर, मिल्टन और स्पेंसर की बात करते हैं, ठीक है। और देख लीजिए, दो बुढ़ियों के बीच बातचीत में बहुओं या बेटों की गिला शिकवा होती है। यानी कि जब दो बुढ़िया बात करती हैं तो अपने बहू बेटी या पड़ोसी के बहू बेटी या गांव के किसी बहू बेटी अपने बेटे की गिलवा शिकवा होता है। हम लोगों ने सुना है कि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कितनों कर बाबू सोना बबुआ रही है वही कोना। यानी कि एक बुढ़े लोगों का एक कहावत है, कितनों करिएगा बाबू सोना बबुआ रही है वही कोना। ये बुढ़े लोगों का ये कहावत है। तो बुढ़े लोग जो है, बुढ़िया जो है वो क्या करती हैं, वो जवानी की शिकायत नहीं करती हैं, वो अपने घर के, दूसरे के घर के, पड़ोसी के घर के जो बहू बेटी होती है, बेटे होते हैं, उनके गिला शिकवा होता है। ऐसे शादी के पहले बहुत अच्छा था, शादी के बाद बदल गया, बहुत सारा चीजें जो होता है वो हमेशा इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इतना आप लोग समझिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यूरोप के लोगों में, जो यूरोप के लोग होते हैं, बात करने का जो उनका शैली है, किसी बात को इस तरह से छेड़ते हैं कि कान को सुन करके बड़ी अत्यंत माने कान को बहुत सुख मिलता है। बड़े लोग शुरू करेंगे, हम कमाने गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, मैंने उसको इस तरीका से बातों को रिप्रेजेंट करेंगे कि सुनने वाले को सुन करके बहुत ही मजा आएगा, वो अपने काम को छोड़ देगा उनके बात के चक्कर में। अगर वो बीच में अपनी बात को रोक भी देंगे तो लोग कहेंगे कि काका चाहे चाचा जी क्या कह रहे थे, उसके बाद वो चाहेंगे कि वो बात को कंटिन्यू रखे, क्योंकि बात को सुन करके उनको बहुत आनंद मिल रहा है, उनको कानों को बहुत सुख मिलता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बात कंटिन्यू करें। तो ये चीज कला जो है यूरोप के लोगों में पाया जाता है। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है, और इसमें वो इतने प्रवीण होते हैं कि वो इतने चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि कान को सुन करके अत्यंत सुख मिलता है। इसे ही हम लोग, जिस बात को सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है, उसको बोलते हैं सुहृदय गोष्ठी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सुहृदय गोष्ठी का अर्थ यह है कि बात करने वाले की लियाकत या पंडिताई में कहीं भी कोई छल कपट या अभिमान नहीं होनी चाहिए। बातों को अपने हिसाब से कहते हैं, उसमें कहीं पर अभिमान, छल कपट इत्यादि नहीं होता है। किसके अंदर भाई? सुहृदय गोष्ठी में। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग मनोवृत्ति का मतलब है, मनोवृत्ति का मतलब है मन के साथ बातचीत। यह एक ऐसा आईना है जो हमें नए नए रंग दिखाया करती है। आप यहां पर देख रहे हैं कि मनोवृत्ति का मतलब है मन के साथ बातचीत। यह एक ऐसा आईना है जो हमें नए नए रंग को क्या करती है? दिखाया करती है। आगे देखते हैं। देखिएगा, यह महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न आता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है वो दो व्यक्तियों के बीच होती है। तो एडिसन का मत है कि असल बातचीत जो होगी वो दो व्यक्तियों के बीच होगी। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तो अपने दुख सुख कमी बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं, लेकिन जैसे तीसरा एंट्री करता है तो या तो बात बंद हो जाती है, या बात करने का जो सब्जेक्ट था वो बदल जाता है, या बात ही बंद कर देते हैं। यानी कि असल बातचीत एडिशन के अनुसार, हम लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं कि असल बातचीत जो होती है दो लोगों के बीच होती है। जैसे प्रेमी और प्रेमिका के बीच बड़ी दिलचस्प बातें हुआ करती है। तो इन्होंने कहा, एडिशन ने कहा कि असल बातचीत जो होगी वो दो व्यक्तियों के बीच होगी। समझ पा रहे हैं? अब देखिए आगे हम लोग, एक बेन जॉनसन है। तो बेन जॉनसन में भी यहाँ पर हम लोग ब देख रहे हैं, इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं। बेन जॉनसन में भी ब है और बोलने में भी ब है।
यानी बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो बेन जॉनसन बोलने, तो बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा टाई बेल्ट लगा करके, माने बहुत ही सज धज करके हो, और तो आप कैसे जज करोगे? जैसे ही वो बोलेगा, वो उसके बातों से आप उसके बारे में जज कर सकते हैं। यानी कि मनुष्य के जो है असली रूप का जो साक्षात्कार होता है वो किससे होता है? बोलने से होता है। तो बेन जॉनसन और बोलने, याद रखिएगा, बेन जॉनसन आप ब याद रखो, यानी ब से बेन जॉनसन और ब से बोलने। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है भाई? तो अवाक होकर के स्वयं से बात करना, अवाक होकर के स्वयं से बात करना ही बात करने का जो है सबसे उत्तम तरीका है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बात था वो खत्म हो गया। अब देखिएगा जो ये पाठ का सारांश है, उस पाठ के सारांश को हम फिर से पढ़ देते हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। तो बातचीत शीर्षक, तो बातचीत शीर्षक निबंध है, आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो यानी बातचीत एक निबंध है जो किसके द्वारा लिखा गया है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति को लेखक ने ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई, चाहे ईश्वर का वरदान बताया है। यानी जो बोलने की शक्ति है, वाक शक्ति है, तो लेखक बाल कृष्ण भट्ट ने उसे क्या बताया है? तो उसे वरदान बताया है। बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता है। अगर व्यक्ति बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाता तो अपने सुख दुख को शेयर नहीं कर पाता, उसके दूसरे के सुख दुख को, अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाता, ना ही दूसरे के भावनाओं को समझ पाता। तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जो वाक शक्ति है, बोलने की जो शक्ति है, ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया एक वरदान है। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाले, वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। जब हम लोग स्पीच बोलते हैं तो स्पीच में पब्लिक को जो है बांधे रखना पड़ता है, उसके अंदर कोई चुटीली बात कहनी पड़ती है, हंसाना पड़ता है बहुत। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें कोई नाज नखरा जाहिर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्पीच में वक्तृता यानी भाषण, भाषण और बातचीत दोनों है। तो अगर भाषण जो है स्पीच में वक्तृता, भाषण और बातचीत दोनों है। भाषण में मानव पहले संभल संभल कर बोलता है। जब भी आपको भाषण देना होता है तो बहुत ही बारीकी से शब्दों को रखते हैं ताकि सुनने वाले आपको श्रेष्ठ समझे। तो इसलिए जब भी हम लोग स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो पहले शब्दों को तौल तौल करके, संभल संभल करके बोलते हैं, और फिर कोई चुटीली बात करता है ताकि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठे। फिर उसके बीच में हम लोग कोई हंसी मजाक वाली बातें करते हैं कि जो सामने वाले लोग हैं वो बोल रहे हो और ताली बजाए, इसके लिए हम लोग कोई चुटीली बातें करते हैं। इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे। जब भी हम लोग भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं शेर शायरी, किसी ना किसी बात को रखते हैं ताकि पब्लिक जो है, दर्शक जो है, वो हंसे और तालियां बजाए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता। आप किसी से बात करोगे तो ताली बजा बजा करके बात करोगे तो आपको मूर्ख समझेगा। तो बातचीत में ताली की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन स्पीच में, भाषण में हो सकता है। और न लोगों के कहाके उड़ाने की कोई बात ही रहती है। बातचीत में कभी कोई चुटीली बात आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है। मुस्कुराहट से होठों का फड़क उठना इस हंसी का अंतिम सीमा है। जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत ठहाके के साथ नहीं हंसेंगे, थोड़ी सी जो है होठों को फरका देंगे, थोड़ा सा हंस लेंगे। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश उत्साह पैदा करना होता है।
जब भी आप स्पीच बोलते हैं तो स्पीच बोलने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो क्या है? सुनने वाले के मन में जोश उत्साह हो। जैसे मैं अगर देशभक्ति की शायरी करना चाहता हूं तो जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो जब भी आप स्पीच बोलते हैं ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई बातें होती है। स्पीच के अंदर हम लोग किसी चीज को इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं कि सुनने वाले को जोश उत्साह उत्पन्न हो। हाँ, शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु हमारा हिंदुस्तान होगा, जब फिर से विश्वगुरु हमारा हिंदुस्तान होगा। इस तरीके की बातें जो है हम लोग स्पीच में बोलते हैं ताकि सुनने वाले को जोश जुनून पैदा हो सके। हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं। वो कहते हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे मन हल्का और स्वच्छ होता है, हो जाता है तथा आनंद प्राप्त होता है। गंदगी तथा धुआं जो भी दिल में जमा रहता है, वो बातचीत के जरिए भाप बन करके हो जाता है। देखते हैं कि कोई प्रेमी है क्या करता है, बात करने की उसको लत लग जाता है, तो किसी भी सूरत में वो बात करना चाहता है। तो ये जिस तरीका से लेखक कहते हैं, जिस तरीका से हमें अपने जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने की जरूरत होती है, उसी तरीका से बातचीत भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कुछ पॉजिटिव करिए ताकि मैं इस चीज को कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो है लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने का आदत हो जाती है, लत लग जाता है। लेखक कहते हैं बातचीत करने का जिसको आदत पड़ जाती है, लत लग जाता है, वह खाना पीना भी छोड़ देते हैं लेकिन बात करने का मजा नहीं खोना चाहते हैं। यानी जिनको बात करने की लत लग जाती है। लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखा था। 16 वर्ष तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। तो कितने वर्षों के बाद उन्होंने एक बात सुनी थी? 16 वर्षों के बाद। किसके मुख से सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला यानी कि कपड़ा पाया। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे प्रभावित हो जाते हैं? तो पहले तो बाहरी ढांचा जो है उससे कुछ ना कुछ प्रभावित होते हैं, फिर उसके बात व्यवहार से, जो उसके जो बात है, बात करने के शैली से आप उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं, उससे लुभा जाते हैं। यानी कि बातचीत में, वाक शक्ति में किसी व्यक्ति को लुभा लेने की ताकत भी होती है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि बेन जॉनसन कहते हैं, तो अभी मैंने शुरुआत में ही बोला था जब हमने कुछ पॉइंट निकाल करके अलग से ही, तो सारांश है, सारांश लिख सकते हैं। सारांश में जब भी आप चैप्टर को पढ़ लेंगे, बात को समझ लेंगे और जो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोटेशन है, उसको हाईलाइट कर लेंगे और उन सब चीजों को आप जब सारांश में पिरोएंगे, लिखेंगे, तो सारांश आपका सबसे बेहतर होने वाला है। और एग्जाम में आपको लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यदि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण दोष पता नहीं चलते हैं, उसके असली रूप का पता नहीं चलता है। तो बेन जॉनसन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था बॉब, यानी बेन जॉनसन बोलने से। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है कि लेखक ने बताया है कि बातचीत कितने प्रकार के हो सकते हैं। बातचीत की सीमा जो है, जब भी आपको बात करना होगा तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन बात करो, 2 व्यक्ति होने ही चाहिए, तब जाकर के आप बात शुरू कर सकते हैं।
तो बात करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। लेकिन बाद में लेखक इस बात को कहते हैं कि सबसे बढ़िया जो बात होगी वो आत्मवार्तालाप होगी, स्वयं से बात करना होगा, ये सबसे उत्तम तरीका होगा। आगे हम लोग समझेंगे। तो ये बातचीत की जो सीमा होती है वो 2 से लेकर के वहां तक हो सकती है जहां तक उनकी जमात यानी कि मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। जब सभा हो जाता है तो वहां पर बातचीत नहीं होती है, वहां पर भाषण होता है। ठीक है, तो जब तक हम लोग जमात या मीटिंग ना समझे तब तक हम उसको बातचीत में काउंटिंग करेंगे। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो अपने दिल की बातें खोल करके रख देते हैं, अपने दिल की बातों को करते हैं। जब 2 लोग होते हैं तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खोल देते हैं। पेचकस से क्या करेंगे? खोल देंगे। ऐसा नहीं, अपने मन में जो भी चल रहा है, उनकी जिंदगी में जो चल रहा है, वो सारी बातों को शेयर करेंगे। 3 लोगों के बीच 2 की बात कोसों दूर हो जाती है। जैसे ही 3 लोग आते हैं, तीसरा आता है तो 2 लोगों की बातें बंद हो जाती है या दूसरा टॉपिक छिड़ जाता है। 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कानों में जब एक बात को दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे से कहेंगे तो बातें जो है वो पूरी तरीका से फैल जाएगी। 2 व्यक्ति के बातचीत में अगर तीसरा आ जाता है तो वे दोनों अपना बातचीत बंद कर देते हैं या टॉपिक को बदल देते हैं, उनका जो फ्लो था उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। लेखक के अनुसार, यहां पर लेखक बताते हैं कि लेखक के अनुसार 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग के समान होती है। अंगूठे में नग के समान होती है, अंगूठी में नग के समान होती है। पहले भी हम लोगों ने देखा था। और क्या होती है भाई? तो 3 लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाती है। 4 लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, सादगी होती है। इसमें कोई खुल करके बातें नहीं करता है। 4 आदमी जो होता है वह फॉर्मेलिटी, गौरव, सजीदगी वाली बातें होती है। खुल करके कोई बात, किसी की शिकायत, किसी बात को नहीं करते हैं। 4 से अधिक लोगों की बातचीत केवल राम रमौल होता है, इधर उधर की बातें होती है, हंसी मजाक होता है, लेकिन एक्चुअल बात नहीं होता है। 2 बुढ़ों के बातचीत में अक्सर जमाने की शिकायत होती है। वे बाबा आदम के समय के माने पुरानी बातों को छेड़ते हैं, दस्तान शुरू करते हैं, जिससे 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। जब भी आपके बाबा, आपके जो पूर्वज है, बातों को शुरू करेंगे तो उनके बातों में कुछ बात सत्य होगा और कुछ बात जो होगा असत्य होगा। ठीक है, यानी कि 4 बात सत्य होगा तो 10 बातें जो है झूठ होगी। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाता है तो पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होता है। जब भी हम लोग ठंडी के दिनों में आग तापते हैं तो वहां पे कोई बाबा आ जाते हैं और बातों को जब शुरू करते हैं तो उनके बात खत्म ही नहीं होती है, एक के बाद एक दूसरा बात आना शुरू हो जाता है। ये चीज आप लोगों ने रियलाइज किया होगा। तो देखिए, कोई भी लेखक होता है तो हमारे समाज में चल रही बातों को ऑब्जर्व करता है और उसी को शब्द में क्या करता है? पिरो देता है। लेखक कहते हैं कि 2 सहेलियों के बीच बातचीत का जायका ही निराला होता है। जब 2 सहेली एक दूसरे से बात करेंगे तो उनके बात करने का जो जायका होगा वो बहुत ही निराला होगा। भाग्य से ही 2 सहेलियों के बातचीत सुनने का मौका मिलता है। इसकी बातचीत रस भरा होता है, यानी मानो समुद्र का रस उमड़ चला है। यानी जब 2 सहेलियां बात करती हैं तो समझिए कि, और ये सुनने का बड़ी मुश्किल से सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भी 2 सहेली बात कर रही हो और आपको वो बातें सुनने का मौका मिल जाए तो चुपचाप बैठ करके उनके बातों को सुनिए। बहुत ही रस भरी बातें होती है, ये लेखक कहते हैं। 2 बुढ़ियों की बातचीत बहू बेटी वाली होती है और जब भी 2 बुढ़िया बात करेगी तो अपने बहू बेटी, पड़ोसी के बहू बेटी, अरे उनकर पतोहिया तो बहुत सुंदर दिया ना, बहुत मानती है, वो हमर है, यानी इस तरीके की बातें वो करते हैं। यानी 2 बुढ़िया जब बात करेगी तो क्या होगा? तो जमाने की शिकायत नहीं, 2 बहू बेटी, अपने पड़ोसी, इन सब का क्या होगा? शिकायत होगा। जब 2 बुढ़वा बात करेंगे तो क्या करेंगे भाई? तो जमाने की शिकायत, देखो हमने के जमाना था, यही जमाना है, ये देखो कैसे कैसे घूम रही है सब। ये जमाने की शिकायत जमाने को नहस तहस कर देते हैं। 2 बुढ़िया बातचीत में बहू बेटियों वाली होती है। वो अपने बहुओं और बेटियों का गिला शिकवा
करती हैं या बिरादरी की ऐसी बात छेड़ देती है जिससे अंत में झगड़ा होने लगता है। और दो बढ़िया बात करते करते अब जो एक्स मोड़ आएगा कि वहां पर झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, स्कूल के लड़कों के बातचीत में अपने उस्ताद की शिकायत, तारीफ, अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण की होती है। जब दो लड़के बात करेंगे तो अपने उस्ताद, अपने शिक्षक की क्या होगी, शिकायत या तारीफ होगी, और अपने सहपाठियों के गुण दोष को बताते हैं, ये बहुत ये है वो है, माने अपने दोस्त के बारे में और गुरु के बारे में बात होगी। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा लेखक ने बातचीत को अनेक प्रकार बताया है, जिसमें राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों के प्रेम आलाप यानी प्रेम संबंधी बातें। लेखक कहते हैं हमारे देश में अशिक्षित लोगों के बीच बदकही होती है। मैंने शुरू में ही कहा था, जब पढ़े लिखे लोग बात करते हैं तो लेखकों की बात होती है, शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेर्स, इन सभी चीजों के बारे में, प्रेमचंद्र, माने लेखकों के बारे में बात होती है, पढ़े लिखे लोग बात करते हैं तो। और जब अशिक्षित अनपढ़ लोग बात करते हैं तो उनकी बात को हम लोग क्या कहते हैं, बदकही कहते हैं। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई हो करके दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातें करते हैं। तो जब भी आज भी हमारे समाज में शादी विवाह की बात होती है, एक अगुआ होता है, एक लड़के की तरफ से एक लड़की की तरफ से, जो दोनों परिवारों को मिलाने का काम करता है। जब ये शादी की बात पक्की हो जाती है तब बिरादरी वालों को बताया जाता है, जाहिर किया जाता है कि फलाने लड़के का विवाह फलाने की लड़की से हो रहा है या फलाने लड़की का विवाह फलाने के लड़का से हो रहा है। इन सब चीजों को बताया जाता है। और जब ये पक्का हो जाता है तो यह रस्म बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक टर्म है चंडू खाने। चंडू खाने एक ऐसी जगह है, एकांत जगह है, जहां पर गांजे और शराब के अड्डे को हम लोग क्या कहते हैं, चंडू खाने कहते हैं। बात भी निराली होती है। वहां पर भी जो लोग जाएंगे ना चंडू खाने पर, जहां पर गांजा बिकता है, शराब बिकते हैं, वहां के लोगों की भी बात सुनोगे तो क्या बात करें। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत का एक कला होता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इसके प्रसंग को सुनने पर कान को क्या होता है, अत्यंत सुख मिलता है, जिसे हम लोग सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। 25 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों के बातचीत में गौरव अनुभव पाया जाता है। यानी जब 25 वर्ष से ऊपर के लोग बात करते हैं तो उनके बात का कोई मीनिंग होता है, उनके बात का जो पर्पस होता है। लेकिन इससे कम उम्र वाले के लोगों में गौरव नहीं पाया जाता है, मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। लेकिन कम लोगों जो 25 वर्ष से कम आयु वाले लोग हैं, उनके अंदर तो बातचीत में जो है उतना शालीनता, उतना गौरव की बात नहीं होगी। लेकिन मिठास की बात करें तो मिठास जो होगी 25 वर्ष से ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में 10 गुना अधिक होगा 25 वर्ष से कम वाले लोगों में। अंततः बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से क्या कर लिया करें, बात कर लिया करें। ठीक है, मैं आपको अभी बात बता दे रहा हूं। मैं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से कराने वाला हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि 3-4 वीडियो के अंदर एक एक चैप्टर खत्म हो जाए। और उसमें कैसे होगा भाई, तो पूरे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के बाद उसके ऑब्जेक्टिव, और जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उस आ सकता है उसको आसान भाषा में करके आपको देने वाले हैं। तो यकीन मानिए ये चैनल जो है आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। और ये वीडियो अब कंटिन्यू आने वाला है, धीरे धीरे टाइम शेड्यूल जो है वो पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। किसी भी काम को शुरू करते हैं तो शुरू करने में बहुत सारे साधनों, संसाधनों, समय की जरूरत होती है, तो आप पेशेंस रखें। मैं ये सारा चीज करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए, जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं हिंदी में तो उसके जस्ट पीछे में कुछ शब्दांश दिया होता है, शब्द निधि दिया होता है, शब्दों के मीनिंग दिए होते हैं, उसको याद कर लेना होता है। तो चलिए हम इस बात को बताते हैं। इसके अंदर भी दिया है, जैसे वक्तृता का मतलब क्या हो जाएगा, बोलने की कला। वक्तृता का मतलब क्या हो जाएगा, बोलने की कला, भाषण देने की कला, वक्तृता का मतलब।
पुलपिट का मतलब पायदान होगा। पुण्यवाचन का मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना। ठीक है। नांदी पाठ, ये कई बार आया है। नांदी पाठ मतलब कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। खामखा तो हम लोग जानते ही हैं, अरे खामखा आप तो बीच में टांग अड़ा रहे हैं, यानी बेमतलब बरबस। संलाप का मतलब हार्दिक बातचीत। सजीदगी मतलब गंभीरता। बेकदर मतलब सम्मानहीन। बेकदर का मतलब हो जाएगा सम्मानहीन। अभियांत्रिक का मतलब हार्दिक आंतरिक। निरस्त का मतलब होता है बंद कर देना या खत्म कर देना, स्थगित कर देना। निरस्त का मतलब जिसको आप लोग कैंसिल कहते हैं। फॉर्मेलिटी का मतलब औपचारिकता। फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता। लियाकत मतलब योग्यता। लियाकत का मतलब क्या हो जाएगा जी? लियाकत का मतलब योग्यता। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और कुछ शब्द है। जैसे उसमें आएगा कई जगह पर हम चुने दिगरे नेस्त। हम चुनी दिगरे नेस्त, हम ही सब कुछ है दूसरा कुछ भी नहीं। एको हम द्वितीय नास्ति, यानी कि नहीं होता है कि मतलब अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ साबित करना, उसी को हम लोग कहेंगे हम चुनी दिगरे नेस्त। बिचवाई मतलब मध्यस्थता, जिसको हम लोग अगुवाई कर रहे हैं। चंदू खाने मतलब अफीम खाने के लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, यानी दारू गांजा पीने वाले लोगों के लिए जो सुरक्षित स्थान है उसी को हम लोग बोलते हैं चंदू खाने। और चंदू खाने के जो लोग होते हैं उन लोगों की जो बात होती है वही निराली होती है। दिलजोई का मतलब होता है मन बहलाव। सार गर्भित का मतलब होता है जिसमें कुछ सार या तत्व हो। प्रपंचात्मक का मतलब हो जाएगा उलझा हुआ पहेली नुमा। प्रपंचात्मक का मतलब क्या हो जाएगा? उलझा हुआ पहेली नुमा। दुर्घट मतलब ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा ना हो। दुर्घट माने ऐसा हम लोग इसके घटित होने की कोई आशा ना हो। चम्निस्तान, तो चम्निस्तान का मतलब हो जाएगा हरे भरे बागों का इलाका। जब ये इसीलिए कहते हैं कि वर्ड देख करके तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उसके वर्ड मीनिंग को भी याद रखिए। चम्निस्तान का मतलब हरे भरे बागों का इलाका। कतरनी मतलब कैंची। सुपान मतलब सीढ़ी। बरकते माने बरतते हुए, ये सब चीजें हैं। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो बहुत ही बारीकी से उसको पढ़ने का प्रयास करें। मैं आपको बता दूं कि जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब आप किताब लेकर के बैठे, मेरे को शुरुआत में ही आग्रह आप लोगों से करना था कि जब आप ये वीडियो को देख रहे हो तो किताब लेकर के ही देखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है हाईलाइट करें। मैंने नहीं कहा, तो अब जब ये वीडियो खत्म हो रहा है तो किताब को लेकर के पढ़ लीजिए। एक बात आपको बता देते हैं, आप कितना खाते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कितना पचाते हैं ये मायने रखता है। उसी तरीका से आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रख रहा है, कितना सीख रहे हैं और बाद में रिएक्ट कितना कर रहे हैं, दूसरों को बता कितना पा रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और हम आपको बता दें, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और आपका अपना बुद्धि, इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे तभी जाकर के आप सफल हो पाएंगे। तीन बातें याद रखिए, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और आपकी अपनी बुद्धि, इन सब चीज को इस्तेमाल करेंगे तभी जाकर के आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। चलिए, तो यहां पर आपने देखा, जब भी चैप्टर स्टार्ट करें तो सबसे पहले शब्द निधि को पढ़े, फिर चैप्टर पढ़े और हाईलाइट करते जाए। पेंसिल ले ले या हाईलाइटर ले ले, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको हाईलाइट करें। मैंने आपको बताया कि जो मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूं उसमें पहले जो फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, फिर ऑब्जेक्टिव होगा और फिर उसके सब्जेक्टिव जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे किस टाइप के आते हैं उसके क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, वो भी आसान भाषा में। ठीक है, तो अब हम इस क्लास को अंत करेंगे एक विचार के साथ। ठीक है, जिंदगी जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। यानी जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी क्या करते हैं? पुल बना लेते हैं। यानी कहा जाता है यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग। यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग। थैंक यू, धन्यवाद।